चलिए सीधा आज की इस कहानी में चलते हैं, दूसरे विश्व युद्ध की एक ऐसी सच्ची घटना जो सच में किसी हॉलीवुड थ्रिलर को भी पीछे छोड़ दे। अदम्य साहस, बगावत और कभी हार न मानने की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। 4800 सुनने में बस एक नंबर लगता है ना, लेकिन जरा सोचिए, ये वो दूरी है जो 3 भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के खतरनाक इलाकों के बीच पैदल चलकर तय की, अपने घर वापस लौटने के लिए। एक ऐसा सफर जो उस वक्त बिल्कुल नामुमकिन सा लगता था। भाग 1, सिंगापुर का पतन। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है 1942 के उस बेहद मुश्किल दौर से, जब पूरी दुनिया एक भयानक युद्ध की आग में जल रही थी और यहीं से इस असंभव एस्केप की नींव पड़ी। 15 फरवरी 1942 ये वो काला दिन था जब सिंगापुर में 50,000 भारतीय सैनिकों को जापानी सेना के सामने हथियार डालने पड़े थे। बहुत ही भयानक मंजर था वो, लेकिन 4/19 हैदराबाद रेजिमेंट के 3 कैप्टन्स बलबीर सिंह, प्रीतम सिंह और गंगाराम परब, इन्होंने इस हार को मानने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। सरेंडर करने या कैद में घुटने के बजाय इन्होंने वहां से भागने का एक बहुत ही बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। और फिर 4 मई को फाइनली उन्होंने अपना मास्टर प्लान शुरू किया। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिलिट्री तंबुओं को काटकर आम नागरिकों वाले कपड़े सिले, फिर अपने लिए नकली नाम और पहचान पत्र जुगाड़े और शक से बचने के लिए एक ट्रैम पर चढ़कर एक दूसरे से अलग हो गए। उनके कुछ भरोसेमंद साथियों ने उन्हें पैसे और जरूरी जानकारी पहले ही गुपचुप तरीके से पहुंचा दी थी। भाग 2, तस्कर और नकली पहचान। अब यहां से ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे इन तीनों ने मलाया और थाईलैंड का पूरा रास्ता बिल्कुल अंडरकवर होकर पार किया, एकदम किसी की नजर में आए बिना। अगर हम इनके रूट पर नजर डालें तो 4 मई को ये सिंगापुर से निकले, 6 मई को अलोर स्टार पहुंचे और 22 मई को थाईलैंड में एंट्री ली। और हाँ, इस बीच कैप्टन बलबीर को बहुत तेज बुखार भी हो गया था। ट्रेनों में सफर करते वक्त वो जानबूझकर एक दूसरे से काफी दूर बैठते थे, खुद को बस आम व्यापारी दिखाते थे ताकि जापानी सैनिकों को जरा सी भी भनक ना लगे। इस सफर में उन्हें कुछ बहुत ही क्रूशियल लोगों का साथ मिला, जैसे कि डोगर सिंह और उजागर सिंह। डोगर ने उन्हें थाईलैंड बॉर्डर पार करने के लिए पासपोर्ट के बारे में पहले ही अलर्ट कर दिया था। फिर पेनांग में एक मददगार सिख भाई ने उन्हें नए नामों से नकली पासपोर्ट दिलवाए ताकि बॉर्डर पर कोई दिक्कत ना हो। और उजागर सिंह ने तो उन्हें अपनी बैल गाड़ी में छुपाकर आगे का रास्ता पार करवाया। एकदम फिल्मी लेकिन बिल्कुल सच। भाग 3, एक दुर्गम जंगल। अब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन बर्मा बॉर्डर से करीब 160 किलोमीटर पहले उनके सामने एक ऐसी प्राकृतिक चुनौती आ खड़ी हुई जो सच में उनकी जान ले सकती थी। और यहीं एंट्री होती है एक बहुत ही दिलचस्प किरदार की, खानजादा। 70 साल का एक पठान जो मर्डर की कोशिश में 12 साल जेल काट चुका था और अब कसाई और तस्कर बन गया था। शुरू में खानजादा ने उन्हें डराया कि आगे का घना जंगल पार करना इंसानों के बस की बात नहीं है, लेकिन जब उसने देखा कि ये फौजी पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो 1 जून को उसने उन्हें खाना भी दिया और रास्ता दिखाने के लिए एक गाइड भी अरेंज कर दिया। कैप्टन प्रीतम सिंह ने बाद में कहा था, जंगल में खोए हुए इंसान की मानसिक पीड़ा को कोई शब्द बयान नहीं कर सकते। बस एक पल के लिए सोच कर देखिए, कई दिनों तक एक ही घने खौफनाक जंगल में गोल गोल भटकते रहना, वो दिमागी तनाव, वो डर सच में रोंगटे खड़े कर देता है। फिर आखिरकार 4 जून को उन्हें एक बर्मी बस्ती दिखाई दी। भाग 4, जासूस और गुप्त सहयोगी। उस भयानक जंगल से जिंदा निकलने के बाद अब उनका अगला पड़ाव था बर्मा की राजधानी रंगून। पर समस्या ये थी कि ये पूरा शहर जापानी मुखबिलों और जासूसों से अटा पड़ा था। यहीं उन्होंने 1 महीने तक रुककर आराम किया और अपनी आगे की रणनीति बनाई। रंगून में उन्हें एक ऐसा इंसान मिला जिसने सच में उनकी जान बचाई, जमादार रामस्वरूप। रामस्वरूप उन्हीं की पुरानी बटालियन के थे, लेकिन उस वक्त जापानियों के लिए एक जासूस नेटवर्क चला रहे थे। अपनी खुद की जान दांव पर लगाकर रामस्वरूप ने अपनी रेजिमेंट के भाइयों की मदद की, 200 रुपए दिए, ट्रैवल परमिट का जुगाड़ किया और यहां तक कि जापानी सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्हें वहां से निकाला। इसे कहते हैं असली भाईचारा। भाग 5, घर की ओर लंबी राह। 9 अगस्त को फाइनली भारत की तरफ उनका आखिरी सफर शुरू हुआ, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी, क्योंकि इस रास्ते में एक बहुत बड़ा धोखा उनका इंतजार कर रहा था। इस पॉइंट पर आकर युद्ध के समय की अजीब सी हकीकत सामने आती है। देखिए, एक तरफ रामस्वरूप थे जो जासूस होकर भी अपने फौजी भाइयों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, और दूसरी तरफ 30 अगस्त को एक फेरी पर उन्हें ठाकुर सिंह नाम का एक शख्स मिला। ठाकुर एक राष्ट्रवादी था, लेकिन उसने इन सैनिकों की कोई मदद नहीं की, बल्कि उसने इन्हें धोखा दिया और फेरी से ही नीचे उतार दिया। इस धोखे का नतीजा बहुत भारी पड़ा। अगले पूरे 2 हफ्तों तक जापानी सेना एक गुरुद्वारे में उनकी कड़ी पूछताछ और जांच करती रही। वो पल बहुत बहुत ज्यादा खौफनाक थे। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन तभी रामस्वरूप का एक आदमी हवलदार उधम सिंह वहां पहुंचा और किसी चमत्कार की तरह उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लाया। अब सफर एकदम अपने आखिरी पड़ाव पर था। यहां कैप्टन प्रीतम सिंह को लगा कि उत्तर दिशा वाला रास्ता बहुत रिस्की है, तो उन्होंने अलग रास्ते से जाने का फैसला किया। 16 सितंबर को बलबीर और परब अकेले ही आगे निकल पड़े। 23 सितंबर आते आते वो भारत से बस 160 किलोमीटर दूर थे। एकदम अकेले, पूरी तरह थके हारे बलबीर और परब दलदल और कीचड़ के बीच घिसट घिसट कर आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर का एक एक कतरा जवाब दे रहा हो, लेकिन वो रुके नहीं। दिन हो या रात, बस कीचड़ और खौफनाक सन्नाटा, भूख, प्यास और हर पल पकड़े जाने का खौफ। लेकिन उनके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी कि किसी भी कीमत पर घर पहुंचना है। और फिर 29 सितंबर की वो सुबह,
5 महीने की उस रूह कंपा देने वाली जर्नी के बाद बलबीर और पर्प को सामने एक ब्रिटिश पेट्रोलिंग टीम नजर आई। वो फाइनली आजाद थे, वो जिंदा थे। अब मन में यह सवाल जरूर आता है कि कैप्टन प्रीतम सिंह का क्या हुआ। उन्होंने भी हार नहीं मानी। उन्होंने एक जापानी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन का ही फायदा उठाया और मेजर महावीर सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर बड़ी ही चालाकी से एस्केप कर लिया और अक्टूबर के अंत तक वो भी सुरक्षित दिल्ली पहुंचकर अपने साथियों से मिल गए। 1 मार्च 1943 इस तारीख ने इस पूरी कहानी को एक बहुत ही शानदार मुकाम दिया। इन तीनों के इस पागलपन की हद तक जाने वाले साहस को ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से पहचाना और उन्हें ब्रिटेन की तीसरे सबसे बड़े सम्मान मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया।